हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे तरीक़ा से आप देखें और आपको ये पता चलेगा इस वीडियो में कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है। तो चलिए अभी हम लोग कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। आइए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हेडिंग में लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के नीचे लिखा हुआ है हैज़ टू, हैव टू। अभी हम लोग समझेंगे ट्रांसलेशन में इसका आखिर यूज़ कहाँ होता है, किस तरह से होता है। और पास्ट टेंस में लिखा हुआ है हैड टू, और फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है विल हैव टू और शैल हैव टू। हम लोग तीनों टेंस को कैसे इजी तरीके से समझेंगे, जानेंगे, वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए कैसे सीखेंगे, ध्यानपूर्वक आप वीडियो में बने रहें। जैसे कि अगर कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में ना और है रहा, ना है अगर किसी वाक्य के अंत में है तो वो वाक्य जो होगा, वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। और प्रेजेंट टेंस में यदि वाक्य है तो आपको फिर उस सेंटेंस में हैज़ टू और हैव टू लगाना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है उसे जाना है, तो इस वाक्य के अंत में जरा सा आप ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है ना है। तो ना है हमेशा प्रेजेंट टेंस का शो करता है, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग इस वाक्य को ट्रांसलेट हम लोग इसके माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। जैसे उसे, तो या तो ये लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है। चलिए मान के चलते ये लड़का है उसे, तो उसे के लिए हम लोग ही लिखेंगे। और अब यहाँ पर देखा गया है क्या कि ना है लिखा हुआ है, तो ना है जब लिखा हुआ तो यहाँ पर दो चीज़ का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, या तो हैज़ टू या फिर हैव टू। लेकिन दोनों में से कौन सा यूज होगा पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, तब इस सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम लोग इस सब्जेक्ट के साथ में हैज़ टू का यूज़ करेंगे। तो हैज़ टू। अब क्या बोला गया यहाँ पर, जाना है, तो जाना का जो वर्ड होगा उसको हम लोग लिखेंगे ही हैज़ टू गो, उसे जाना है। तो पहला सेंटेंस इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसलेट किया गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, राम को पढ़ना है। इस वाक्य में भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ लास्ट में ना है, जो कि प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। और जब ना है किसी वाक्य में होता है तो यहाँ पर दो तरीका से बनेगा, या तो हैज़ टू या फिर हैव टू। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, क्या है यहाँ पर, राम, तो राम के लिए राम ही आएगा। अब ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में अभी थोड़ा देर पहले बोले थे क्या कि हैज़ टू का ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज़ टू। अब यहाँ पर क्या बात बोला गया, पढ़ने का बात बोला गया, तो पढ़ना का क्या होगा, या तो स्टडी या फिर रीड। राम हैज़ टू रीड, राम को पढ़ना है। अब इसी तरह से तीसरा वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये कैसे बनेगा। अब लिखा हुआ है मुझे घूमना है, इस वाक्य में भी अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ ना है, और पहले भी हम बताएं किसी वाक्य के अंत में ना है अगर रहता है तो प्रेजेंट टेंस में वो वाक्य होता है। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, यहाँ मुझे है तो मुझे के लिए क्या होगा, आई। अब आई है तो इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, या तो हैज़ टू या फिर हैव टू। लेकिन सब्जेक्ट अगर कभी भी फर्स्ट पर्सन के रूप में अगर यहाँ पर आता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हैज़ नहीं बल्कि
हैव का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आई के साथ में हमेशा हैव टू का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हैव टू का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या बात बोला गया है, घूमना, तो घूमना का क्या होगा, वॉक होगा। आई हैव टू वॉक, मुझे घूमना है। तो ये अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे और उसको ट्रांसलेट किए, जो कि प्रेजेंट टेंस का हम लोग इजी तरीके से ट्रांसलेट किए। और अब इसी तरह से पास्ट टेंस का जो भी एग्जाम्पल होगा, जो भी सेंटेंस होगा, उसको हम लोग अब इजी तरीके से समझेंगे, ट्रांसलेट करते हैं। तब अब यहाँ पर देखना है क्या, अगर पास्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि किसी भी वाक्य के अंत में ना और था अगर है, वाक्य के अंत में ना और था है, तब ऐसे वाक्य को हैड टू से बनाया जाता है। जैसे उसे जाना था, यहाँ देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ना था, तो ये वाक्य पास्ट टेंस का है और ये हैड टू से ही बनेगा। तो उसे का लिखिए यहाँ पर ही, और यहाँ लिखा हुआ ना था, इसका मतलब ये हुआ कि हैड टू से बनेगा, तो यहाँ पर हैड टू लिखेंगे। और यहाँ पर क्या काम का बात बोला गया है, जाने का, तो जाना क्या होगा, गो। ही हैड टू गो, उसे जाना था। और उसी तरह से दूसरे वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। लिखा हुआ रेखा को नाचना था, रेखा सब्जेक्ट है तो रेखा लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ ना था, अभी हम थोड़ा देर पहले बोले ना था किसी वाक्य में होगा तो वो पास्ट टेंस में होगा, और पास्ट टेंस में होगा तो हैड टू से ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग हैड टू का ही यूज करेंगे, हैड टू का ही यहाँ पर यूज करना होगा। अब यहाँ पर देखना है क्या बात बोला गया है, तो नाचने का बात बोला गया है, तो नाचना का क्या होता है, डांस होता है। और इस तरह से ये बन गया, रेखा हैड टू डांस, रेखा को नाचना था। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम्हें खेलना था, यहाँ भी देखा जाए तो ये लिखा हुआ है ना और था, ना था है सेंटेंस में, तो यहाँ पर हैड टू से बनेगा। तुम्हें का क्या होगा, यू, ना था तो क्या लिखेंगे, हैड टू। अब क्या बात बोला गया यहाँ पर, खेलने की बात बोला गया, तो खेलना क्या लिखेंगे, प्ले, यू हैड टू प्ले, तुम्हें खेलना था। आई होप पास्ट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम लोग समझते हैं फ्यूचर टेंस के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, बहुत इजी तरीके से समझ लेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में ना होगा अगर लिखा हुआ है, ना होगा यदि लिखा हुआ होगा, तब उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए या तो विल हैव टू का यूज करेंगे या फिर शैल हैव टू का यूज करेंगे। फिर से, कभी भी किसी वाक्य के अंत में ना होगा अगर वर्ड आता है, तो उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए या तो विल हैव टू का यूज करेंगे या फिर शैल हैव टू का यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है उसे बोलना होगा, ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ना होगा, तो ना होगा हमेशा फ्यूचर टेंस का ही बोध कराता है। जब फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस है तब हम लोग या तो विल हैव टू का यूज करेंगे या फिर शैल हैव टू का यूज करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट उसका क्या है, तो सब्जेक्ट उसे है तो उसे के लिए ही लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार ही विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करेंगे। तो ही एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा विल का ही यूज होता है, तो विल हैव टू होगा इस जगह पर, तो हम लोग लिखेंगे विल हैव टू। अब यहाँ पर क्या बात बोला गया है, बोलने का बात बोला गया है, तो बोलना के लिए क्या होगा, स्पीक, ही विल हैव टू स्पीक, उसे बोलना होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, राकेश को रहना होगा, तो इस वाक्य में भी ना होगा लिखा हुआ जो कि फ्यूचर को बोध कर रहा है, और तब जब फ्यूचर का बोध कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर विल हैव या फिर शैल हैव टू का यूज करेंगे। तो राकेश थर्ड पर्सन है, इसको लिखेंगे राकेश। अब थर्ड पर्सन है तो पहले भी हमने कहा था क्या कि विल हैव टू का यूज करेंगे,
तो हम लोग विल हैव टू का यूज कर लिया। अब यहाँ पर क्या बात बोला गया, रहने का बात बोला गया है, तो रहने के लिए लिव। राकेश विल हैव टू लिव, राकेश को रहना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम लोगों को खेलना होगा, हम लोगों को खेलना होगा। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ ना होगा, तो ना होगा हमेशा फ्यूचर टेंस का बोध कराता है, और फ्यूचर टेंस का बोध कराने के लिए विल हैव या फिर शेल हैव टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे क्या लिखा, हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या होना चाहिए, वी, और वी के साथ में विल हैव टू यूज नहीं होता है बल्कि शेल हैव टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वी के साथ में शेल हैव और टू का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या बात बोला गया, खेलने का बात बोला गया, तो खेलना क्या होता है, प्ले। और इस तरह से ये लास्ट वाक्य भी ट्रांसलेट बहुत इजी तरीके से किया गया। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग और बहुत सारे वाक्यों को समझेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय।